हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को सुपर मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज देखेंगे हम पढ़ा रहे हैं आज नरनष्ट समीकरण। नरनष्ट समीकरण देखेंगे, इसमें थोड़ा सा बेसिक आप देखेंगे। इसमें हम इलेक्ट्रोड को बांटे थे दो पार्ट में। एक को बोले थे SHE, इसको बोले थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एक हुआ था सिंपल यानी खाली इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखेंगे बाबू, इसको निकाले थे हम कितना पर, इसको निकाले थे, फिक्स किए थे कि टेम्परेचर आपका होना चाहिए, ताप होना चाहिए 298 केल्विन, सांद्रण आपका 1 मोलरता, दाब आपका होना चाहिए 1 एटीएम, और इसमें आपका फिक्स नहीं था, टेम्परेचर था कितना 298 नहीं रहे, सांद्रण आपका 1 मोलरता नहीं रहे, प्रेशर आपका 1 एटीएम नहीं रहे। अब एक बात समझेंगे, इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम क्या बोले थे, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, जबकि इसमें हम बोले थे ई सेल बराबर ई आर माइनस ई एल। तो देखेंगे बाबू, हम पढ़े थे ई नॉट सेल निकालने के लिए हम पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे ई सेल निकालने के लिए, यानी सेल का विभव निकालने के लिए पढ़ेंगे। तो सेल का विभव निकालने के लिए हमको जरूरत होगा नरनष्ट समीकरण, नरनष्ट इक्वेशन की आवश्यकता होगा। अब इसमें हम पढ़े थे ई नॉट सेल, हम बहुत सारा बनाने के लिए सीखे। अब पढ़ेंगे ई सेल निकालने के लिए, यानी सेल का विभव निकालने के लिए सीखेंगे। तो किसके आधार से निकलेगा, नरनष्ट समीकरण के आधार पर इसको ज्ञात किया जाएगा। अब रहा बात कि आपको पता है कि टेम्परेचर 298 हो और सांद्रण आपका 1 मोलरता नहीं हो, प्रेशर आपका 1 मोलरता नहीं, यानी कोई ये वो नहीं हो, तब इसको हम ई सेल निकालेंगे। अगर तीनों फिक्स है तो आप निकालेंगे ई नॉट सेल। समझ रहे हैं बात को? इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले हैं, या सिंपल भी बोल सकते हैं इसको हम पोटेंशियल। तो समझेंगे इसको बाबू, इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें कोई फिक्स नहीं है, कोई वो आपको बराबर नहीं रहेगा, जबकि इसमें सब बराबर होंगे। तो इसको हम पढ़े हैं पिछले वीडियो में। ये आज हम पढ़ेंगे नरनष्ट समीकरण। तो नरनष्ट समीकरण से किसका ज्ञात निकालने के लिए पढ़ेंगे विभव, ई सेल निकालने के लिए हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे हम कि नरनष्ट समीकरण में क्या क्या यूज होगा, कैसे प्राप्त करेंगे उसको। तो देखेंगे बाबू इसको, सबसे पहले आप बेसिक देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे रिएक्टेंट कोएफिशिएंट, रिएक्टेंट कोएफिशिएंट देखेंगे। इसको बोलते हैं अभिकारक गुणांक, अभिकारक गुणांक। क्या बोलते हैं बाबू, अभिकारक गुणांक। इसको हम संकेत में Q लिखते हैं। रिएक्टेंट कोएफिशिएंट को हम संकेत में क्या लिखते हैं, Q। अंग्रेजी में इसको रिएक्टेंट कोएफिशिएंट और हिंदी में अभिकारक गुणांक कहते हैं। तो इसको संकेत में क्या लिखते हैं बाबू, Q। आपको अभिक्रिया के बारे में पता होगा कि जिस तरफ एरो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, जिस तरफ एरो का चिन्ह है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और जिस तरफ एरो का चिन्ह नहीं है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक, इसको बोलते हैं प्रतिफल। तो देखेंगे बाबू, जिस तरफ एरो का चिन्ह उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, जिस तरफ एरो का चिन्ह नहीं है उसको रिएक्टेंट। तो हमको निकालना है Q यानी अभिकारक गुणांक। तो Q बराबर देखेंगे यहाँ
मान लिया जाए कि इसमें हम 2 से बैलेंस कर दिए, इसमें 3 से बैलेंस कर दिए। बैलेंस तो समीकरण में होता है 2 से, 3 से, 4 से, तो देखेंगे हम। तो प्रोडक्ट का सांद्रण, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, बड़ी कोष्ठ को पढ़ेंगे सांद्रण। प्रोडक्ट का सांद्रण बटे रिएक्टेंट का सांद्रण, रिएक्टेंट का सांद्रण, बड़ी कोष्ठ को क्या पढ़ेंगे, सांद्रण। अब आपको सांद्रण लिखने के लिए देखेंगे प्रोडक्ट का गुणांक कितना है 2, तो ये आपका सांद्रण घात में चला जाएगा, सांद्रण के घात में चला जाएगा। रिएक्टेंट का देखेंगे यहाँ कितना है 3, तो ये भी आपका सांद्रण घात में चला जाएगा। तो Q निकालने के लिए फॉर्मूला आपका है, यानी अभी कारक गुणांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि प्रोडक्ट के सांद्रण बटा रिएक्टेंट के सांद्रण, जो गुणांक होगा उसको सांद्रण के घात चढ़ा देंगे। और इधर भी देखें रिएक्टेंट का भी देखें, रिएक्टेंट का भी गुणांक 3 है, तो सांद्रण का घात चढ़ा दिए। इसको उतारे तो फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। चलो देखेंगे, तो Q आप निकाल लेंगे बढ़िया से कि क्या लिखेंगे कि जिस तरफ तीर का चिन्ह उसको प्रोडक्ट, जिस तरफ तीर का चिन्ह नहीं उसको रिएक्टेंट। तो Q निकालने के लिए प्रोडक्ट का सांद्रण बटे रिएक्टेंट का सांद्रण, और जो गुणांक होगा वो आपका चढ़ जाएगा घात के, अतिसांद्रण के घात में। नीचे भी आपका रिएक्टेंट में देखेंगे जो गुणांक होगा उस चढ़ जाएगा कहाँ, घात के सांद्रण में। और एक आध एग्जाम्पल देते हैं, देखेंगे आप। जैसे हमको निकालना है अभी कारक गुणांक, तो देखेंगे मान लिया जाए कि हम लिए a प्लस सी, a प्लस बी, एरो c प्लस डी, इसमें गुना कर दिए 2 से, इसमें गुना कर दिए। मान लेते हैं कि मान लिए कि 2 से गुना कर दिए, 3 से कर दिए, इसको हम 4 से कर दिए, इसको 5 से कर दिए, इस तरह से कर दिए। तो इसमें आपका जिस तरफ एरो है वो क्या है बाबू, प्रोडक्ट है, और जिस तरफ एरो नहीं है उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। तो Q निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Q निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट का सांद्रण बटे रिएक्टेंट का सांद्रण। तो प्रोडक्ट आपका कौन है C, तो C को लिखेंगे सांद्रण में। अब इसका गुणांक है तो ये घात चढ़ जाएगा, प्लस के जगह पर आपको इनटू लिखना है। उसके बाद D का सांद्रण, घात चढ़ जाएगा 3, क्योंकि गुणांक में 3 है तो ऊपर जाएगा सांद्रण में, बटे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। आपको याद रखना है Q निकालने के लिए प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। तो देखेंगे यहाँ, फिर आपका है यहाँ देखेंगे A है, तो A का सांद्रण तो कितना है 5 घात में जाएगा, प्लस है तो क्या लिखेंगे इनटू, उसके बाद सांद्रण B का तो कितना है 4। तो इस तरीके से आप कोफिशिएंट गुणांक को निकाल लेंगे, कोफिशिएंट गुणांक निकाल लेंगे आप आसानी से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे बाबू आगे क्या बोले कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट देखेंगे प्लस में है तो आप गुना में लिखेंगे, प्रत्येक का सांद्रण उसके गुणांक जो रहेगा वो घात में जाएगा, इसका गुणांक है इसके घात में गया, प्लस के जगह पर आप क्या लिखेंगे इनटू का चिन्ह लिखेंगे। फिर इधर देखेंगे रिएक्टेंट में बाबू, ये आपका A का सांद्रण, A का गुणांक कितना है 5, ऊपर जाएगा, प्लस के जगह पर क्या लिखेंगे इनटू, और B के फिर सांद्रण और जो गुणांक है से घात में जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे हम पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट, रिएक्टेंट कोफिशिएंट निकालने के लिए। जैसे मान लिया जाए कि एक इलेक्ट्रोड हो चाहे 2 इलेक्ट्रोड हो, तो उस पर चर्चा करते हैं। देखेंगे जब एक इलेक्ट्रोड हो, तो जब एक इलेक्ट्रोड हो तो Q हमको निकालना है कब, जब एक इलेक्ट्रोड होगा तब। तो देखेंगे, तो मान लिया जाए कि हमको Zn है, Zn प्लस 2 अक्यास प्लस 2 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिंक आपका मुक्त करेगा सॉलिड स्टेट में। तो आपको यह इक्वेशन दिया हुआ है। मान लिया कि जिंक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड है, क्योंकि जिंक एक ही इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। तो जिंक आपका रिएक्शन दिया हुआ है जिंक का,
तो इसके सहारे हमको निकालना है Q। Q माने रिएक्टेंट कोफिशिएंट। तो हम क्या जानते हैं बाबू कि जन्ने एरो है उसको प्रोडक्ट बोलेंगे और जिस तरफ एरो नहीं है उसको रिएक्टेंट बोलेंगे। तो हम Q निकालने के लिए जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रोडक्ट बाय कुछ बाबू, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का सांद्रण यानी Zn एस का सांद्रण बटे आपका हो जाएगा Zn प्लस 2 और Ks का सांद्रण। अब देखेंगे इसका गुणांक 1 छुपा है तो 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, यहां भी 1 अगर छुपा है तो यहां भी 1 लिखते हैं, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब रहा कि इलेक्ट्रॉन आपका 2 नजर आ रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन आपको बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। तो ये आप देखेंगे यहां, अब सुनेंगे कोफिशिएंट, रिएक्टेंट कोफिशिएंट में Zns जिसका आयन नहीं है उसका सांद्रण बराबर 1 लेंगे। कितना लेंगे बाबू? 1। Zns यानी जिंक सॉलिड ठोस है, तो ठोस है तो एक ही पदार्थ है, इसलिए हम सॉलिड स्टेट का यानी जिस पर आयन नहीं है, जो आयन के रूप में नहीं है उसका सांद्रण कितना लेंगे? 1 लेंगे। पूरे सांद्रण का मान कितना लेना है बाबू? 1। तो इसलिए आपका हो जाएगा एक कर मान आपको 1 हो जाएगा, बटा में लिखना है क्या बाबू? Zn प्लस 2 Q। ये आपका हो गया Q का वैल्यू। ठीक, तो इस तरह से हम क्या बोलें कि जिस पर आयन नहीं है उसके पूरे सांद्रण का मान कितना लेना है? 1 लेना है, यानी Zn इसका सांद्रण का मान कितना? 1। तो इसके स्थान पर क्या रख दिए? 1, तो 1 बटे इतना। अब देखते हैं एक आध और लेते हैं इक्वेशन, देखेंगे समझेंगे इसमें। जैसे हमको कह देगा कि जिंक का, कॉपर का निकालें, तो कॉपर प्लस 2 Q प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और आपका हो जाएगा कितना? ही कॉपर सॉलिड। अब आपको फिर इस समीकरण के सहारे आपका निकालना है कोफिशिएंट, रिएक्टेंट कोफिशिएंट। तो इस अभिक्रिया में देखेंगे बाबू, जन्ने एरो है उसको क्या बोलेंगे? हम प्रोडक्ट बोलेंगे, जिस तरफ एरो नहीं है उसको रिएक्टेंट बोलेंगे। तो देखेंगे Q आपका हो जाएगा क्या बाबू? Q मीन्स रिएक्टेंट कोफिशिएंट। तो देखेंगे ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट का सांद्रण, प्रोडक्ट का सांद्रण बटे कॉपर आयन का सांद्रण। तो चूंकि हम जानते हैं कि कॉपर एस इस प्रकार के सांद्रता का मान कितना होता है? 1 होता है, इसलिए Q बराबर 1 बटे सांद्रण कॉपर आयन के सांद्रण आपका हो गया, ई आपका निकल गया क्या बाबू? Q। तो इस तरह से निकाल लेंगे। कब? जब एक इलेक्ट्रोड रहेगा तब। मान लिया जाए कि इक्वेशन आपको इस तरीके से है, देखेंगे यहां, मान लिया जाए कि हमको इक्वेशन इस तरीके से है कि Zn है, Zn एरो Zn प्लस 2 और Ks अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। अब इसके सहारे हमको कोफिशिएंट निकालना है, रिएक्टेंट कोफिशिएंट। तो जिस तरफ तीर का चिन्ह है उसको क्या बोलते हैं बाबू? प्रोडक्ट बोलते हैं। जिस तरफ तीर का चिन्ह नहीं है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो देखेंगे Q निकालने के लिए क्या पढ़े हम? P बटे R, P बटे R यानी P मीन्स प्रोडक्ट और R मीन्स रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का सांद्रण तो Zn प्लस 2 आयन Q बटे आपका हो जाएगा जिंक। जिंक आपका सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट यानी जिंक का सांद्रण, चूंकि हम जानते हैं कि Zn का सांद्रता का मान कितना बाबू? 1। कितना? 1। तो Q बराबर देखेंगे Zn प्लस Q बटे 1, अर्थात Q बराबर Zn आयन का सांद्रण Q आपका प्राप्त होता है। तो इस तरह से निकाल लेंगे जब एक इलेक्ट्रोड रहेगा तब। अब देखते हैं जब 2 इलेक्ट्रोड रहता है तब कैसे निकालेंगे आप। इसको उतारें तो फिर आगे बढ़ते हैं बाबू।
चलो देखेंगे बाबू, यहाँ हम पढ़ रहे हैं रिएक्टेंट कोफिशिएंट निकालने के लिए, किसका? इलेक्ट्रोड का। अब देखेंगे, मान लिया जाए कि जब दो इलेक्ट्रोड हो तो हम क्यू कैसे निकालेंगे? देखेंगे बाबू, जब कितना इलेक्ट्रोड हो? 2 इलेक्ट्रोड हो। तो देखेंगे, यहां हम लिख दिए कितना बाबू? Zn प्लस 2e केस प्लस 2e इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। क्या दिया बाबू? जिंक दिया। क्या दिया? जिंक। या ऐसे बनाते हैं इसको, जैसे आप पहले गैल्वेनिक सेल में बनाए हैं वैसे बनाते हैं। Zn आपका सॉलिड स्टेट से क्या देता है? Zn प्लस 2 केस और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। दूसरा आपका एनोड रिएक्शन हो गया, यानी ऑक्सीडेशन कहेंगे इसको। तो एक क्या बोले हम कि जब भी रहेगा तब 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा तब हम कैसे निकालेंगे? तो कैथोड का कार्य कौन करता है बाबू? कॉपर। तो कॉपर प्लस 2 केस आपका देगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और कॉपर, शुद्ध कॉपर आपको कैथोड पर मुक्त करता है। समीकरण 1 समझेंगे बाबू। अब यहां पर देखेंगे आप कि जब 2 इलेक्ट्रोड होगा तो एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कैथोड पर आपका हो जाएगा आरआर रिएक्शन। तो आपको पता है कि गैल्वेनिक सेल में जिंक एनोड का कार्य करता है और कैथोड यानी कॉपर कैथोड का कार्य करता है। अब दोनों रिएक्शन को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन जो होगा से कट जाएगा, तब आपका सेल का रिएक्शन मिल जाएगा, सीआर मिल जाएगा। सीआर मीन सेल रिएक्शन। तो क्या मिलेगा बाबू? Zn प्लस कॉपर प्लस 2 अकेस एरो आपका Zn आयन अकेस के रूप में प्लस कॉपर सॉलिड के रूप में। पहले हम कहा किए कि जब इलेक्ट्रोड 2 हो तो उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन लिख लेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ के सेल रिएक्शन लिखेंगे, और सेल रिएक्शन में देखेंगे कि प्रोडक्ट देखो बाबू, बार बार बोल रहे हैं, जिस तरफ एरो का चिन्ह उसको प्रोडक्ट, जिस तरफ एरो नहीं है रिएक्टेंट। समझ रहे हैं? फिर से सुनेंगे, बोल रहे हैं बाबू कि यदि इलेक्ट्रोड 2 हो, जब इलेक्ट्रोड आपके पास 2 हो तो उसका एनोड वाला और कैथोड पर जो रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को आप लिख लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने से जो आपका सेल रिएक्शन प्राप्त होगा, तो सेल रिएक्शन के सहारे आप रिएक्टेंट कोएफिशिएंट ज्ञात करेंगे। तो Q का मान हमको निकालना है। क्या निकालना है? रिएक्टेंट कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट, तो आपको पता है बाबू कि Zn प्लस 2 अकेस AQ माने अकेस सांद्रण। अब देखा, एक गुणांक आगे कुछ नहीं, तो एक छुपा है तो एक ऊपरे नहीं लिखते हैं, कोई फायदा नहीं है। कॉपर सॉलिड, इसका भी गुणांक 1 है, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद बटा प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट आपका क्या बाबू? Zn सांद्रण, यानी देखो यहाँ 1 छुपा है तो 1 तो लिखेंगे नहीं, इनटू कॉपर प्लस 2 अकेस। हो गया? तो ये आपका अब निकाल रहे हैं को जी रिएक्टेंट कोएफिशिएंट। कब? जब 2 इलेक्ट्रोड होगा तब। तो क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण और रिडक्शन रिएक्शन लिख के और दोनों के जोड़ देंगे तो उनको क्या मिलेगा? सेल रिएक्शन मिलेगा। सेल रिएक्शन के सहारे हम Q का मान निकाल लेंगे। Q मीन्स रिएक्टेंट कोएफिशिएंट। रिएक्टेंट कोएफिशिएंट निकालने के लिए नियम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। इसको उतारे तो फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। चलो देखेंगे आगे। जब 2 इलेक्ट्रोड होगा तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन लिखकर दोनों को जोड़ के
जो सेल रिएक्शन प्राप्त होगा उसके सहारे हम रिएक्टेंट कोफिशिएंट को ज्ञात करेंगे। अब देखेंगे यहाँ Q बराबर आपको मिला, Q मीन्स रिएक्टेंट कोफिशिएंट यानी अभिकारक गुणांक आपका मिला। देखा Zn+2 आयन है तो आयन का सांद्रण तो होता है और कॉपर सॉलिड तो इसका आयन में नहीं है तो इसका मान कितना बाबू 1 बट है। ये भी आपका सॉलिड में यानी आयन में नहीं है तो इसका मान भी 1। तो कॉपर +2 एक Q सांद्रण तो 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं तो इसलिए Zn+2 एक Q बट्टे हो गया क्या बाबू कॉपर +2 का सांद्रण। ये आपको मिल गया जिंक के नोड पर होगा और कॉपर कैथोड पर होगा तो रिएक्टेंट कोफिशिएंट आपका प्राप्त हो गया। इसका मान हमेशा आप 1 रखेंगे, याद रखेंगे। अब देखेंगे आगे आप रिएक्टेंट कोफिशिएंट आसानी से निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे बाबू हम इसमें तो रिएक्टेंट कोफिशिएंट आप निकाल लेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं नरनस्ट समीकरण में। तो देखेंगे बाबू नरनस्ट समीकरण की बात करते हैं तो समझेंगे आप। देखेंगे यहां पर देखिए बाबू एक बात पहले आप बेसिक समझ लें कि डेल्टा जी हम कभी पढ़ाए थे गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी यानी वैसे ऊर्जा जो गैल्वेनिक सेल में किए गए कार्य में कमी होता है यानी कार्य में कमी होने से उत्पन्न ऊर्जा को गिब्स एनर्जी कहते हैं। तो इसमें हम बोले थे कि डेल्टा जी बराबर फॉर्मूला हम लाए थे आपको याद होगा -NF बराबर ई सेल लाए होंगे। डेल्टा जी बराबर हम लाए होंगे गिब्स एनर्जी बराबर -NF इंटू ई सेल। यदि आपको कह दे कि डेल्टा जी नॉट यानी जी नॉट तो इसका मतलब माना कि इलेक्ट्रोड भी हो तो -NF आपका सिर्फ ई बदल जाएगा ई नॉट सेल। देखेंगे यहाँ शून्य नहीं है तो ई सेल पर भी शून्य नहीं है, यहाँ शून्य है तो इस पर भी शून्य है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि गिब्स एनर्जी यानी डेल्टा जी बराबर इतना, डेल्टा जी नॉट बराबर इतना। यहाँ शून्य नहीं है तो यहाँ भी शून्य नहीं है, यहाँ शून्य है तो यहाँ भी शून्य है। तो इसको बढ़ते हैं आगे, लेकिन हमको पढ़ना है, हमको निकालना है नरनस्ट समीकरण से ई सेल बराबर क्या होता है। सूत्र को स्थापित करते हैं कि कितना होता है नरनस्ट समीकरण बराबर। इसको उतार ले नोट पॉइंट में तो फिर आगे देखते हैं बाबू। चला समझना बाबू आगे नरनस्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो देखेंगे बाबू नरनस्ट इक्वेशन इसे लिख देगा बड़ी में सब बाबू EQETION नरनस्ट समीकरण। देखेंगे इसमें नरनस्ट समीकरण इसको हम पहले स्थापित करने के लिए सीखते हैं कि नरनस्ट समीकरण बराबर होता क्या है। तो ये आपको पता है कि देखिए नरनस्ट समीकरण की सहायता से ई सेल का मान ज्ञात किया जाता है यानी सेल का विभव ज्ञात किया जाता है। हम ई नोट का मान पिछले वीडियो में पढ़े हैं, ई नोट सेल का मान। अभी हम नरनस्ट समीकरण को पढ़ेंगे कहे लगी ई सेल यानी सेल का विभव ज्ञात करने के लिए पढ़ेंगे कि सेल का विभव किसके सहारे निकालेंगे बाबू, नरनस्ट समीकरण के सहारे ज्ञात किया जाता है। हम इसका परिभाषा वगैरह लिखाएंगे, पहले आप सीख जाएं। सिद्ध करने के लिए पहले देखें कि कैसे होगा। तो देखेंगे बाबू एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी शून्य पढ़ो चाहे डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। तो Q आपको पते है। देखेंगे बाबू डेल्टा जी बराबर आपको पता है, ये आपका हो गया
ऊष्मागतिकीय समीकरण, ऊष्मागतिकीय समीकरण, ऊष्मागतिकीय समीकरण का सूत्र है कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। तो देखेंगे यहाँ डेल्टा जी बराबर आपका हो गया माइनस एन एफ ई सेल। जहां देखेंगे बाबू इसमें इसको याद रखना है फॉर्मूला के उसका ऊष्मागतिकीय समीकरण का सूत्र कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी शून्य प्लस आर टी एल एन क्यू। अब देखेंगे डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल हो गया, डेल्टा जी नॉट का मान हो जाएगा कितना माइनस एन एफ, यहाँ नॉट तो यहू नॉट, ठीक। उसके बाद आर आपका हो गया गैसीय नियतांक, आर क्या हो गया तो हो गया इसका मान 8.314 जूल प्रति केल्विन, नहीं केल्विन प्रति जूल, केल्विन प्रति जूल, केल्विन प्रति जूल प्रति मोल। देखेंगे बाबू आर का मान 8.34 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल बाबू। देखेंगे यहाँ 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। उसके बाद टी का मान देखेंगे 298 केल्विन, और एलएन का मान आप पढ़े होंगे मैथ में, एलएन का मान आप पढ़े होंगे एलएन से बदलने के लिए लॉग में, तो इसका मान होता है कितना 2.303 लॉग। यहाँ बेस आपका 10 रहेगा। एलएन का मान, एलएन को लॉग में बदलने के लिए हम कितना लिखेंगे 2.303 लॉग लिखेंगे। अब रहा क्यू आपका क्या है बाबू रिएक्टेंट कोफिशिएंट है, ये आपका हो गया रिएक्टेंट कोफिशिएंट आपका हो गया बराबर P बटे R, यानी P का सांद्रण यानी प्रोडक्ट का सांद्रण बटे रिएक्टेंट का सांद्रण। नर्नट समीकरण पढ़ने के लिए आप ऊष्मागतिकीय समीकरण को याद रखेंगे कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, जहां डेल्टा जी बराबर इतना लिखेंगे आप, डेल्टा जी नॉट बराबर इतना लिखेंगे, आर का मान फिक्स रहता है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। कितना बाबू आर बराबर 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। टेम्परेचर का मान फिक्स रहेगा इसमें कितना 298 केल्विन। एलएन को लॉग में बदलने के लिए इतना के जगह पर आप कितना लिखेंगे 2.303 लॉग। क्यू आपका क्या है रिएक्टेंट कोफिशिएंट, तो रिएक्टेंट कोफिशिएंट मतलब अभिकारक गुणांक, तो अभिकारक गुणांक बराबर हम क्या लिखते हैं प्रोडक्ट का सांद्रण बटे रिएक्टेंट का सांद्रण। तो इसको नोट करें तो फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। चलो देखेंगे बाबू डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी शून्य प्लस आर टी एल एन क्यू बाबू। इसमें आप मान देखेंगे आपको इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकीय समीकरण। इसमें जहां बोले कि डेल्टा जी बराबर आपका हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल, माइनस डेल्टा जी बराबर हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नॉट रहेगा तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल। उसके बाद देखेंगे आर का मान आपका हो जाएगा 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। उसके बाद देखेंगे टी का मान हो जाएगा 298 केल्विन। एलएन को आप लॉग में बदलेंगे तो कितना लिखेंगे 2.303 लॉग। और क्यू आपका हो गया कोफिशिएंट रिएक्टेंट कोफिशिएंट, तो इसको आप लिखेंगे प्रोडक्ट का सांद्रण बटे रिएक्टेंट का सांद्रण। अब यहां से देखेंगे हम एक इलेक्ट्रोड के लिए नरस्ट समीकरण को सिद्ध कर रहे हैं। कब जब इलेक्ट्रोड एक होगा तब। तो देखेंगे मानते हैं यहां कि माना कि
माना कि M कोई धातु है, माना कि M कोई धातु है। कब? जब एक इलेक्ट्रोड होगा तब। एक इलेक्ट्रोड के लिए नरस समीकरण को सिद्ध कर रहे हैं, समझेंगे यहाँ कि माना कि M कोई धातु है तो आपको पता है कि इसका रिएक्शन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लिया कि N इलेक्ट्रॉन, तो यह केस में जाएगा आयन है। अब जितना इलेक्ट्रॉन आयन दे रहा है उतना इलेक्ट्रॉन आपका ग्रहण करेगा और आपका शुद्ध मेटल आपको देगा जो सॉलिड स्टेट में होगा। अब यहाँ पर देखें, माना कि M कोई क्या है? धातु है, जिसका रिएक्शन लिखे हम। तो देखें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होता था तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था। यहाँ N इलेक्ट्रॉन है तो N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और शुद्ध मेटल आपको निर्माण करेगा। अब देखेंगे यहाँ इस समीकरण में कब हम निकाल रहे हैं नर्स समीकरण, याद रखेंगे कि जब इलेक्ट्रोड गैल्वेनिक सेल में एक होगा तब। यानी कहने का मतलब गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड 2 होते हैं, लेकिन हम निकाल रहे हैं किसके लिए? एक इलेक्ट्रोड के लिए। फिर हम निकालेंगे 2 इलेक्ट्रोड के लिए। अभी निकाल रहे हैं किसके लिए? आप समीकरण भी देख लें कि वो समीकरण है, एक समीकरण है। इसका मतलब है कि एक समीकरण है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रोड के लिए नरट समीकरण को स्थापित कर रहे हैं, समझेंगे। यहां देखेंगे तो आपको जिस तरफ एरो रहता है उस तरफ को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं बाबू। जिस तरफ एरो नहीं है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। तो आपको Q बराबर आपको पता है, Q बराबर पता है, माने रिएक्टेंट कोफिशिएंट आपको पता है कि प्रोडक्ट का सांद्रण बटे रिएक्टेंट का सांद्रण। तो क्या लिखेंगे? MS, यानी M का सांद्रण बटे M प्लस N का सांद्रण। अब समझेंगे बाबू, इसका आगे एक छुपा है तो एक नहीं लिखा था ऊपर। पावर में एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं इसको। अब हमने वो बात बताए थे चूंकि आपको कि अगर सॉलिड स्टेट चाहे स्टेट में हो तो जिस पर आयन नहीं है उसके सांद्रता का पूरा वैल्यू आपका हो जाएगा 1। तो इसका मान आपका हो गया 1। इसका मान कितना हो गया बाबू? 1। तो Q बराबर आप कितना लिखेंगे? 1 बटा पूरा का मान कितना? 1। तो 1 बटे M का सांद्रण 1Q। अब देखेंगे आपका Q का मान निकल गया। कितना निकला बाबू? कब? जब एक इलेक्ट्रोड का हम नरस समीकरण बना रहे हैं तब। तो निकल गया 1 बटे M प्लस N 1Q, यानी M प्लस का आयन का सांद्रण। फिर से देखेंगे कि माना कि M कोई धातु है जिसका रिएक्शन हम लिखे हैं। पता है आपको कि जिस तरफ एरो उसको प्रोडक्ट कहते हैं, जिस तरफ एरो नहीं है उसको रिएक्टेंट कहेंगे। तो Q यानी रिएक्टेंट कोफिशिएंट निकालने के लिए हमको चाहिए प्रोडक्ट का सांद्रण बटे रिएक्टेंट का सांद्रण। चूंकि हम जानते हैं कि जिस पर आयन नहीं है उसकी सांद्रता का मान कितना लिया जाता है? 1 ले रहे हैं। तो MS का मान हो गया 1। तो 1 बटे इतना लिखें, यानी Q का मान हम निकाल लिए। अब इस ऊष्मागतिकीय समीकरण में देखेंगे सब का मान निकल गया है। अब इस समीकरण में सभी का मान रखने पर आगे देखते हैं, इसको नोट करें। चलो बाबू लिखते हैं कि क्या लिखेंगे बाबू? हम पढ़ रहे हैं एक इलेक्ट्रोड के लिए नरस समीकरण ज्ञात करना, समझेंगे। यहाँ लिखेंगे कि सभी का मान समीकरण में रखने पर। तो देखेंगे बाबू हमको क्या है? डेल्टा जी है, डेल्टा जी कह रहे हैं, डेल्टा जी। हाँ, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln आपका Q है। अब इसमें हम सभी का मान को पुट करते हैं तो देखेंगे डेल्टा जी बराबर कितना है? माइनस NF ई सेल बराबर डेल्टा जी नॉट का मान कितना बाबू? माइनस NF ई नॉट सेल प्लस R का मान कितना बाबू? R का मान हो गया कितना? अभी RT रह देते हैं, हम देखेंगे RT के बाद उसके बाद उसमें रखेंगे ln Q। तो ln Q, तो Q के मान आप रख दें कितना?
1/सांद्रण कितना बाबू m प्लस n एक क्यू। तो देखेंगे यहाँ, अब यहाँ पर देखेंगे आपका, देखेंगे इसमें दोनों तरफ आपका NF है, माइनस NF है, देखो तो माइनस NF बाबू, तो माइनस NF से दोनों तरफ क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखेंगे यहाँ दोनों तरफ माइनस NF से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस NF ई सेल बट, यानी सब में भाग देंगे प्रत्येक टर्म में, तो हो जाएगा कितना, माइनस NF बटे बराबर कितना बाबू, माइनस NF ई नॉट सेल है आपका, अब बटे आपका हो जाएगा माइनस NF प्लस आपका हो जाएगा RT बटे माइनस NF ln इंटू कितना बाबू, 1/m प्लस n एक क्यू। अब आप इसमें देखेंगे हम दोनों तरफ कितना से भाग दे रहे हैं, माइनस NF से, तो प्रत्येक टर्म में भाग दिए हम। अब यहां से यहां ही आपका कट जाएगा, तो हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस और माइनस RT बटे क्या बाबू, NF। देखेंगे यहाँ ई माइनस NF से माइनस NF कट गया, माइनस NF से ई कट गया, प्लस और माइनस क्या बाबू, माइनस RT बटे NF ln इंटू 1 बटा कितना बाबू, m प्लस n अज्ञात के सांद्रण। अब इतना आप उतारे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे, इसमें हम डेल्टा G और डेल्टा G नॉट का मान अभी रखे हैं, उसके बाद सब का मान फिर आगे रखते हैं। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि सभी का मान समीकरण में रखने पर, फिर दोनों तरफ हम माइनस NF से क्या किए हैं, भाग देने पर, तो भाग दिए तो माइनस NF से माइनस NF कट गया। उसके बाद यहां भी देखेंगे माइनस NF से माइनस NF कटा, प्लस माइनस होगा। तो देखेंगे आगे, उतारो इसको। चलो बाबू देखते हैं आगे। इसमें देखिए यहां तक हम लाए हैं माइनस NF से दोनों तरफ भाग देने पर। अब देखेंगे ई सेल बराबर हमको मिल गया ई नॉट सेल माइनस RT बटे NF ln 1 बटे m प्लस n एक क्यू, यानी अकेस का सांद्रण। अब समझेंगे बाबू, यहां आपको एक बात और याद होगा कि जहां n आपका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन है। n आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, और पिछले वीडियो में बताया है कि n आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब फैराडे का मान आप जानते हैं, n क्या है बाबू, इसमें n संयोजी इलेक्ट्रॉन और F क्या है, फैराडे है, तो फैराडे का मान 96,500 कूलम। अब हम इसमें देखते हैं कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर का मान बोलेंगे 8.314 गुने टेम्परेचर का मान बोलेंगे बाबू 298 बटा एन गुने कितना बाबू 96,500 कूलम गुने एलएन का कितना मान रखेंगे बाबू 2.303 लॉग 1/m प्लस n अज्ञात। समझेंगे यहाँ अभी कुछ नहीं कर रहे हैं बाबू, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खाली मान रख रहे हैं। अब आप इसको हल करेंगे बाबू, ई नॉट सेल बराबर हल करेंगे, इसको पूरा को गुना करेंगे 96,500 से भाग देंगे तो आपका मिलेगा 0.0591 बटे n इंटू लॉग 1/m प्लस n अज्ञात
ये आपका मिल जाएगा नरस्ट समीकरण। ये आपका प्रूव्ड हुआ। देखो अब जब एक इलेक्ट्रोड होगा तब अगर मान लो कि जिंक इलेक्ट्रोड के लिए तो एम के जगह पर जिंक हो जाती, और जिंक का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो एन के जगह पर 2 हो जाएगा। अब रहा देखा ई सेल निकालने हैं, ई सेल ई नोट सेल नहीं, ई सेल, तो ई नोट सेल माइनस इतना बटे एन, एन माने वैलेंस तो जिंक के कहेगा, तो जिंक के कहेगा तो जिंक में एन बराबर 2, कॉपर के कहेगा तो एन बराबर कितना 2, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एन के जगह पर, और जिसका इलेक्ट्रोड कहेगा वो एम के जगह पर। अगर हमको सिमिलरली ऐसी कह दे, इसको उतारे तो फिर आगे देखते हैं हम आपको, इसको उतारे तो आगे देखते हैं वो। इसमें समझेंगे आप, हम कितना लिखें कितना लाए सिद्ध किए बाबू। एक इलेक्ट्रोड के लिए नरस समीकरण हम क्या सिद्ध किए कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे एन लॉग 1 बटे एम प्लस एन एक क्यू। ये आपको सिद्ध किए। तो अगर हमको कह देगा ऐसे, मान लिया जाए कि हमको कह दे कि कॉपर के लिए बताओ नरस समीकरण का सूत्र, किसके लिए बाबू, कॉपर के लिए। तो एम आपका धातु है, हम माने थे कि माना कि एम कोई क्या है, धातु है, तो एम कोई धातु है तो एम के जगह पर भी दिया हुआ है कोई चीज कॉपर के लिए, तो क्या लिखेंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे एन लॉग 1 बटे एम के जगह पर कॉपर रख देंगे बाबू, एक क्यू हो गया। कॉपर के लिए कहेगा तो कॉपर के लिए निकाल देंगे, जिंक के लिए कहेगा तो जिंक के लिए निकाल देंगे, जो धातु कहेगा उसके जगह पर एम का मान रख देना है। हम ये किसके लिए पढ़े हैं, एक इलेक्ट्रोड के लिए पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे, इसको उतारेंगे तो फिर आगे बताते हैं। समझेंगे यहाँ बाबू, के इलेक्ट्रोड के लिए हुआ, एक इलेक्ट्रोड के लिए। जब 2 इलेक्ट्रोड होगा तब क्या करेंगे हम, है ना। एक इलेक्ट्रोड के लिए जैसे देख लो, सुन लीजिए बात बाबू, कहने का मतलब ये है कि अगर हमको एक इलेक्ट्रोड है, मान लो कॉपर के लिए पूछेगा तो एम के जगह पर कॉपर रख देंगे। अगर हमको पूछता है कोई जिंक के लिए तो यहाँ हम जिंक रख देंगे, सिल्वर पूछेगा सिल्वर रख देंगे, लेड पूछेगा लेड रख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आप एक इलेक्ट्रोड के लिए नरस समीकरण पढ़े। अब हम पढ़ेंगे जब 2 इलेक्ट्रोड होगा तब क्या होगा, है ना। जब 2 इलेक्ट्रोड होगा तब क्या होगा, सबका मान याद रखेंगे बाबू, आसानी से आप समझेंगे इसको। अब लिखेंगे नाउ जब 2 इलेक्ट्रोड हो, जब 2 इलेक्ट्रोड हो तो मान लिया कि जिंक किस ओर है बाबू, बाईं ओर है, और जिंक किस ओर, बाईं ओर, और कॉपर आपका किस ओर, दाईं ओर। तो देखेंगे बाबू, लिखते हैं पहला कि यदि Zn बाईं ओर, यानी जिंक बाईं ओर, जिंक इलेक्ट्रोड बाईं ओर हो तो चलो बहुत आसानी से लेफ्ट में हम सूत्र जानते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हम क्या जानते हैं सूत्र बाबू कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे एन इंटू लॉग 1 बटे क्या होता बाबू एम प्लस एन एक क्यू। यही ना होता है, सूत्र यही होता है। हमको निकालना है जिंक किसके लिए, बाईं ओर के लिए। तो आप बताओ, तो जिंक चला जाएगा लेफ्ट में, जिंक किस ओर, लेफ्ट की ओर, जिंक किस ओर बाबू, लेफ्ट की ओर। अगर हमको कहता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जिंक अगर बाईं ओर कहता है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, तो लिख देंगे कि चूंकि ई सेल बराबर ई नॉट सेल
माइनस 0.059n इंटू लॉग m के जगह पर हम Zn रख देंगे बाबू, Zn रख देंगे। ये आपका हो गया, लेफ्ट में है। अगर हमको कहता है कि यदि कॉपर दाईं ओर हो, कॉपर दाईं ओर हो, तो लिख दी डायरेक्ट, सूत्र से लिख दी हूं कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल, जब की जाएगा कहां बाबू, राइट, ये जाएगा राइट में जाएगा, ये जाएगा कने राइट, माइनस 0.0591/n 1 लॉग 1/, बताओ बाबू, m के जगह पर भी कौन रखा जाएगा, कॉपर, तो कॉपर हो जाएगा +2 एक क्यू। दिक्कत है, Zn बाईं ओर है तो लेफ्ट हो जाते, बाकी सब आपको ही रहेगा, खाली m के जगह पर Zn कर देना है। कॉपर दाईं ओर तो राइट हो जाएगा, और m के जगह पर कॉपर रख देना। इसको उतारें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब समझेंगे इसको में बाबू। अब बताओ, इतना की जगह पर राइट है, इतना की जगह पर लेफ्ट लिख सकते हैं, राइट लेफ्ट लिख सकते हैं, तो समझेंगे बाबू। तब इसलिए चलते हैं हम सूत्र से, कुछ इस बाबू सूत्र से। तो पिछले वीडियो में सूत्र आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे बाबू, कि ई सेल बराबर होता है ई आर माइनस ई एल, ई आर माइनस ई एल, ई आर माइनस एल। तो बताओ, ई आर है, ई एल है, इसको मान लिए एक, समीकरण क्या मान लिए बाबू, इसको एक, इसको समीकरण क्या मान लिए, 2। तो बताओ, आर घटाओ लेफ्ट, 11 ना, लेफ्ट है कुछ राइट, तो राइट घटाओ लेफ्ट, तो लिखो बाबू, राइट घटाओ कुछ लिखेंगे लेफ्ट, राइट घटाओ लेफ्ट। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर नॉट है तो यहां पर भी नॉट लग जाएगा, तो ई नॉट आर, तो लिखा ही वगैरह में देखिए हम ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, तो पूरा मान लिखूं तो कितना लिखूं, ई सेल बराबर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे बाबू, इतना घटाओ इतना, तो लिखा ई नॉट आर माइनस 0.0591/n लॉग 1/सांद्रण कॉपर +2 एक क्यू। समझेंगे इसको बढ़िया से, राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट में आपका ये है कॉपर का, और लेफ्ट में है कौन, जिंक का। तो कॉपर के और जिंक को दोनों को घटा देंगे, घटाओ क्या मिलेगा बाबू, जिंक वाला मिलेगा, तो क्या मिलेगा, ई नॉट एल माइनस 0.059/n लॉग 1/सांद्रण Zn +2 एक क्यू। अब समझेंगे बाबू, फिर से देख लो इसको, इस सूत्र आप पहले पढ़े, बहुत पहले, कि राइट माइनस लेफ्ट होता है, तो राइट में कौन है, कॉपर। सेम चीज तो है, जिंक था बाएं में तो एम के जगह पर जिंक रख दिए, कॉपर था दाईं ओर तो एम के जगह पर कॉपर रख दिए। अब इनोट सेल में जिंक को लिए है लेफ्ट, तो एल लिख दिली, और कॉपर को लिखे हैं दाएं तो इसको लिख दिए राइट। तब होता है राइट माइनस लेफ्ट, तो पूरा इसको राइट कहेंगे, पूरा कुछ कहेंगे बाबू राइट। तो देखो, राइट घटाओ लेफ्ट, राइट घटाओ लेफ्ट कर दिए। अब बढ़ते हैं आगे, हम देखेंगे राइट घटाओ लेफ्ट में, अब आगे बढ़ते हैं बाबू। देखा, समझना बाबू, फिर से समझना, यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, समझेंगे। यहां पर देखेंगे, यहां पर ई नॉट सेल था, तो इसको हम आर इसलिए लिख दिए कि यहाँ पर कोई चीज है, कॉपर है, इसलिए इसको हम लिख दिए राइट। यहाँ पर देखा जिंक था तो यहाँ पर लिख दिए लेफ्ट। अब क्या करेंगे बाबू, अब इसको हम समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। ई सेल बराबर ई नॉट आर, अब गुना करो, माइनस 0.0591/n log 1/कॉपर +2 अकेस,
और माइनस हो जाता ई नॉट एल माइनस माइनस प्लस 0.00591 बटे एन लॉग 1 बटे जेड एन प्लस 2 अज्ञात। दिक्कत बाबू, दिक्कत है इतना। अब देखेंगे प्लस है माइनस, तो इसको एक जगह करते हैं। ई सेल बराबर ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। देखो बाबू प्लस ई माइनस, तो दोनों को एक जगह किए। माइनस समझिए इतना इतना और इतना दोनों में है। देखेंगे 0.0591 अभी दोनों आपका है, तो इसको ले लेते हैं कॉमन, तो कितना हो जाएगा 0.0591 बटे एन हो गया कॉमन लॉग आपका हो गया कितना बाबू 1 बटे कॉपर प्लस 2 गैस प्लस माइनस माइनस लॉग 1 बटे जेड एन प्लस 2 गैस। समझेंगे फिर से बाबू, देखा ई नॉट आर ई नॉट एल आपको एक जगह कर लिए, प्लस में माइनस में तो इसको एक जगह कर दिए। अब इतना आपका इसमें भी है और इसमें भी है, तो माइनस इतना हम कॉमन ले लिए 0.0591 कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए तो इसमें बचा कितना लॉग इतना और उसमें बचेगा लॉग जिंक प्लस 2 है। अब आपको याद होगा लॉग एम एन का फॉर्मूला, लॉग एम बटे एन का फॉर्मूला याद होगा, तो लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, याद है। तो लॉग एम बटे एन, तो जो प्लस में है से ऊपर रहेगा, जो माइनस में है से नीचे रहेगा। तो देखा यहां पर समझिए, इसको मान ले एम, इसको मान ले एन, इसको मान ले एम, इसको मान ले एन। तो देखेंगे बाबू ई नॉट सेल बराबर हमको हो जाएगा बाबू इतना के जगह पर हम लिख सके ई नॉट सेल, चूंकि पिछले वीडियो में आप पढ़े हैं बाबू ई नॉट सेल बराबर ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। तो इतना के जगह पर इतना हम लिख सकते हैं, तो इतना के जगह पर हम देखा इतना लिख दिए। अब देखेंगे बाबू 0.0591 बटे एन। अब देखिए लॉग 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 ना एलओजी लॉग। अब देखो एकरा एम और एकरा एन, एकरा पूरा को मान लिए क्या बाबू, पूरा को मान लिए एम, अब पूरा को मान लिए एन। तो अब देखेंगे एम माइनस एन मतलब एम माइनस एन, तो एम बटे एन, तो एम बोलो यहाँ कितना है बाबू 1 बटे कॉपर प्लस 2 अज्ञात सांद्रण बटे 1 बटे जेड एन प्लस 2 अज्ञात सांद्रण। अब इतना उतारे बाबू, तो फिर आगे बढ़ते, इसको समझ गया। एम माने अब एन माने, तो एम माइनस एन यानी लॉग एम माइनस एन, तो एम बटे एन, तो इतना बटे इतना, तो इसको लिखें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले बाबू, तो फिर आगे देखते हैं। इसमें फिर से एक बार समझ लेंगे बाबू, कॉपर आपको राइट में था, तो कॉपर को राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, क्योंकि आप पढ़े हैं ई आर माइनस ई एल पढ़े हैं आप, तो इस कॉपर आपका राइट में है, तो राइट माइनस लेफ्ट। अब देखेंगे राइट आपका हो गया और माइनस से गुना करो, तो माइनस ई नॉट एल माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखेंगे ई नॉट आर आपका प्लस में माइनस में, दोनों को एक जगह कर दिए। 0.0591 बटे एन आपका कॉमन है, देखा एकरा और एकरा में आपका कॉमन है, तो ये दोनों में कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया हमको इतना और यहाँ पर बच गया हमको इतना, तो लिख दिए। माइनस लिए हैं तो माइनस माइनस प्लस ही हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसको मान लिए हम एम, इसको मान लिए एन, तो एम बटे एन मतलब लॉग एम माइनस एन, तो एम माइनस एन यानी एम बटा एन होगा। अब बढ़ते हैं बाबू आगे, एकदम आसान तो है, एकदम आसान है। अब आगे देखेंगे यहाँ, अब हमको क्या आ गया बाबू, ई सेल बराबर ई नॉट सेल
-0.0591/n। आई पलट जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ऊपरे चल जाएगा, तो लॉग क्या हो जाता है, Zn+2 अज्ञास बटे कॉपर +2 अज्ञास। यह आपका सूत्र हो गया नरस्त समीकरण के, जब 2 इलेक्ट्रोड रहेगा तब। अब यहां से आप इसको नोट करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं बाबू, समझेंगे इसको कैसे कैसे होगा, से देखेंगे। हम दोनों के लिए बताएं नरस्त समीकरण कि अगर हमको 1 इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए भी, और जब हमको 2 इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए भी। तो देखेंगे यहाँ, समझेंगे बाबू। प्रूफ हो गया, साबित हो गया नरस्त समीकरण। अब हम अगले वीडियो में बताएंगे तुमको, अगले वीडियो में यह बताएंगे कि नरस्त समीकरण क्या है, किसे कहते हैं। हम खाली दिखा रहे थे आपको कैलकुलेशन, तो इसमें आप देखेंगे ये आपका प्रूव्ड हो गया किसके लिए, 2 इलेक्ट्रोड के लिए। अब हम आगे देखते हैं बाबू, समझेंगे इसमें। अब नोट पॉइंट देखेंगे यहाँ, क्या समझेंगे, नोट पॉइंट। पहला नोट क्या समझेंगे कि जब 1 इलेक्ट्रोड हो, जब 1 इलेक्ट्रोड हो तो देखेंगे बाबू, 1 इलेक्ट्रोड हो तो इसके लिए नरस्त समीकरण हमको मिलेगा। मान लिया जाए कि हमको 1 इलेक्ट्रोड कौन है, 1 इलेक्ट्रोड M है। क्या बाबू, 1 इलेक्ट्रोड M है। तो इसके लिए हमको समीकरण मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ई सेल बराबर मिल जाएगा E0 सेल -0.059/n log 1/m + n^3। चला, ये हो गया आपका जब 1 इलेक्ट्रोड होगा तब। तो मान लीजिए कि वह इलेक्ट्रोड M है, मान लो कि जिंक रहती तो M के जगह पर जिंक आ जाएगा। दूसरा बात, जब 2 इलेक्ट्रोड हो तो मान लेते हैं कि माना कि M कहाँ बाबू, M दाई ओर, M राइट लिख देगा, M राइट तथा लिख देते हैं कौन बाबू, x लिख देंगे, x L है। तो माना कि 2 इलेक्ट्रोड है, M और कौन, x। तो M किस ओर, राइट की ओर है, x किस ओर, L की ओर। तो अब देखेंगे, तब यहाँ हमको हो जाएगा ई सेल बराबर हो जाएगा हमको E0 सेल -0.0591/n log। अब उसमें याद करो जिंक किस तरफ था, चाहे जिंक के लिख दो ना भाई, हटाओ ना, जिंक लिख देते हैं, कॉपर राइट और जिंक लेफ्ट। तो जिंक ऊपर रहेगा, लेफ्ट वाला ऊपर रहेगा, देखेंगे बाबू, लेफ्ट ऊपर है, तो Zn+2 अज्ञास बटा सांद्रण कॉपर +2 आप याद रखेंगे बाबू, भी है, इस पर न्यूमेरिकल बनेगा, देखेंगे यहाँ। जब 1 इलेक्ट्रोड हो तो M है तो M रख दिए, मान लो कि कॉपर रहती, कॉपर रख देंगे, M के जगह पर Zn रहेगा, Zn रख देंगे। अगर जब 2 इलेक्ट्रोड हो तो नरस्त समीकरण, कौन समीकरण बाबू, नरस्त समीकरण हम इसको निकाल रहे हैं। कब, 1 इलेक्ट्रोड के लिए भी सिद्ध किए और 2 इलेक्ट्रोड के लिए भी सिद्ध किए। अब 2 इलेक्ट्रोड वाला में आप देखेंगे कि जो बाएं है से ऊपर रहेगा, जो दाएं है से नीचे रहेगा। अब इसमें n का मान हमको पूछ रहा है, n माने संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो देख लो 2 है, Zn का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको कितना है, 2 है। तो नरस्त समीकरण आज हम सिद्ध किए हैं, 1 इलेक्ट्रोड लेकर और 2 इलेक्ट्रोड लेकर। नरस्त समीकरण की सहायता से ई सेल का मान हम निकालने के लिए न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे। इतना आप नरस्त समीकरण को एक बार फिर से आप अपने कॉपी पर लिख करके हल करेंगे, उसके बाद हम अगले वीडियो में इसको परिभाषित वगैरह करेंगे। आप कैलकुलेशन देखे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बाबू।